तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। वीक का पहला दिन, हफ्ते की शुरुआत, सोमवार दिन, और फिर से ठंड आज लौट आई है। कल परसों अच्छा मौसम था, लेकिन आज बारिश भी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। तो आना जाना अभी ये सर्दी और गर्मी का लगा रहेगा। बाकी अपनी कहानी पर आऊँ उससे पहले अपडेट। निर्भया केस में एक मामला था जो विनय का था, जो पटियाला हाउस कोर्ट में उसके फादर ने लगाया था। वो ये कहा था कि इस पूरे ट्रायल के दौरान जो इकलौता विटनेस था निर्भया केस में, यानी निर्भया का वो दोस्त जो उस दिन बस में मौजूद था उसके साथ, तो उसकी गवाही पे बिलीव नहीं करना चाहिए, दलील दी थी विनय के फादर ने कोर्ट में। क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कुछ मीडिया चैनलों पे, कुछ न्यूज़ चैनल पे पैसे देकर उसने इंटरव्यू दिए थे। तो जो शख्स पैसे देकर इंटरव्यू दे रहा है उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज ये कहा है, जो मर्सी पिटीशन एक दाखिल हुआ है मुकेश का, उसके ऊपर कि जो किसी को फांसी दी जानी है उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं है, इसलिए इसको प्रायोरिटी पे इस केस को लिया जाएगा और सुनवाई होगी। लेकिन आज कोई फैसला नहीं आया मर्सी पिटीशन को जो चैलेंज किया है, तो शायद अब कल हो। 2 क्यूरेटिव पिटीशन पे भी फैसला आना है, बाकी 3 के मर्सी अभी गए ही नहीं प्रेसिडेंट के पास। तो कुल मिला के निर्भया में आज 27 जनवरी को अपडेट ये है। 28, 29, 30, 31 यानी 4 दिन अभी बचा हुआ है। 1 फरवरी की तारीख है फांसी के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी केस पेंडिंग है उसे देखते हुए कोई चमत्कार हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त आदेश आ जाए, उसी सूरत में ये शायद मुमकिन है, वरना लगता नहीं है कि 1 फरवरी को फांसी हो। ये रही निर्भया की अपडेट। अब आज की कहानी पर सीधे लौटते हैं। दिल्ली पुलिस का एक अफसर एक किसी और केस की तफ्तीश के लिए कश्मीर जाता है। कश्मीर में एक बीएसएफ के अफसर से उसकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, दिल्ली के बारे में बातचीत होती है, दिल्ली में टेररिज्म और टेरर थ्रेट को लेके बात होती है। इसके बाद एक टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारा गया उसकी एक डायरी मिलती है। उस डायरी को वो पुलिस अफसर देखता है, उस डायरी को पढ़ता है। बहुत सारी ऐसी डायरी थी। उसके एक डायरी के एक आखिरी पन्ने पे एक ईमेल आईडी था। दिल्ली पुलिस का वो अफसर उस ईमेल आईडी को लेकर दिल्ली चला आता है, और उस एक ईमेल आईडी के बाद आने वाले दिनों में जो कुछ होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने आप में एक एग्जाम्पल, एक नज़ीर, एक मिसाल है। और कैसे दिल्ली में एक बड़ा हमला होने से बच गया, ये उसकी कहानी है। इस कहानी की जड़ में इंडिया गेट आप हम सब जानते हैं, दिल्ली की शान है, बहुत खूबसूरत जगह है। न मालूम कितनी बार हम लोग इंडिया गेट पे गए हैं, अब तो मौका कम मिलता है। कई बार हम संडे को वहाँ पे रात को हम लोग खाना भी खाते थे बैठकर, इंडिया गेट के सामने जो सारे लॉन है। अब इंडिया गेट अगर आप लोग गए हों और देखा हो तो इंडिया गेट के आसपास बहुत सुरक्षा रहती है। पहले ऐसा नहीं था। 2003 से पहले जो इंडिया गेट है उसके बिल्कुल नीचे तक आप जा सकते थे, इंडिया गेट को हाथ से छू के भी देख सकते थे। लेकिन इस एक कहानी ने इंडिया गेट की तस्वीर बदल दी। इंडिया गेट दरअसल है क्या? इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गेट पे आप अगर ध्यान से देखें तो उसके ऊपर करीब 70,000 सोल्जर्स, अफसरों के नाम हैं लिखे हुए पूरे इंडिया गेट के ऊपर। ये वो सोल्जर्स हैं, ये वो अफसर हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर थर्ड एंग्लो अफगान वार में हिस्सा लिया था 1914 टू 1921 के बीच में। 1914 और 1921 के बीच में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उस वक्त चूँकि हम आज़ाद नहीं हुए थे, कि जो सोल्जर्स थे उनके नाम लिखे हुए हैं, करीब 70,000 ऐसे शहीदों के नाम जो जंग में मारे गए। तो इसीलिए इसको वॉर मेमोरियल कहते हैं। 1921 में इंडिया गेट बनना शुरू हुआ था, 1931 में ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब इंडिया गेट पहले जैसा था, जब मैंने कहा कि उसके बाद कैसे बदला, क्या हुआ। दिल्ली पुलिस में एक सेल है, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट है, स्पेशल सेल। कई बार मैंने आपको बताया, हर स्टेट की पुलिस में होता है। क्राइम ब्रांच होता है, सीआईडी होता है, इवन इसके अलावा ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, ऐसे बहुत सारे। कहीं पे एटीएस होता है, कहीं पे एसटीएफ होता है। दिल्ली में ना एटीएस है ना एसटीएफ, दिल्ली में स्पेशल सेल है। 1986 में दिल्ली पुलिस में एक अलग डिपार्टमेंट स्पेशल सेल को बनाया गया था।
उसकी वजह ये थी कि तब कश्मीर में टेररिज्म की सुगबगाहट शुरू हुई और ये लगा कि दिल्ली में भी ख़तरा हो सकता है। तो टेररिज्म जैसी चीज़ों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक जो है स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सके। तब 1986 में स्पेशल सेल बना। उसी स्पेशल सेल के एक अफसर की ये कहानी है। इस स्पेशल सेल में एक एसीपी हुआ करते थे उस वक्त, प्रदीप कुशवाहा, बड़े इंटेलिजेंट अफसर। बात 2002 की है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हो चुका था और पार्लियामेंट अटैक का कनेक्शन सीधे कश्मीर से जुड़ा था। अफजल गुरु, अफशां, शौकत, इन सारे लोगों का नाम था, प्रोफेसर गिलानी जो बाद में बरी हो गए। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो टेररिज्म पे काम करती थी उसका फोकस कश्मीर पे रहा, कश्मीर के ज़रिए इनपुट लेते रहते थे। तो 2002 के विंटर में स्पेशल सेल के एसीपी प्रदीप कुशवाहा एक केस के सिलसिले में कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर जाने के बाद वो तमाम वहाँ के जो लोकल पुलिस, अपनी आर्मी, बीएसएफ, इनके लोगों से मुलाकात करते हैं। इसी दौरान बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट से मुलाकात होती है प्रदीप कुशवाहा की। उस मुलाकात के दौरान वो डिप्टी कमांडेंट जो कुछ एनकाउंटर कर चुका था, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ, तो जब ये प्रदीप कुशवाहा पहुंचे उससे कुछ वक्त पहले ही उसने एक एनकाउंटर किया था जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए थे। उनमें से एक टेररिस्ट के पास से कुछ डायरी बरामद हुई थी। वो डायरी जो है, चूँकि प्रदीप कुशवाहा एक दिल्ली से थे, स्पेशल सेल से गए थे, तो बातचीत के दौरान वो डायरी भी उसने दिखाना शुरू किया जो केस की प्रॉपर्टी थी। तो प्रदीप कुशवाहा ने उस पूरी डायरी को ध्यान से देखा, पढ़ा। ऐसी कई डायरियाँ थी, सबको देखा। एक जगह आकर उनकी नज़र रुक जाती है। एक डायरी का आखिरी पन्ना था और उस आखिरी पन्ने पर एक मेल आईडी था। उस पूरी डायरी में से प्रदीप कुशवाहा कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, प्रदीप कुशवाहा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी सेल में काम कर चुके हैं, मतलब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज, और पुलिस में ऐसे अफसर कम होते हैं। तो उस डायरी के एक मेल आईडी पे एक नज़र पड़ी। उन्होंने उस मेल आईडी को नोट किया, वापस दिल्ली आए। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे नीरज कुमार, जिन्होंने डीफोडायल और फिर खाकी फाइल्स ये किताबें लिखी। उनकी कई जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसकी कहानी आपको सुनाई भी है। तो उस वक्त स्पेशल सेल के जो हेड थे वो नीरज कुमार थे, कमिश्नर बाद में बने। 2002 में ये स्पेशल सेल के हेड थे, डीसीपी, करीब 2 साल रहे उस वक्त। प्रदीप कुशवाहा लौट कर आते हैं। उसके बाद वो उस ईमेल आईडी पे काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डाउट था। जो ईमेल आईडी था, वो ईमेल आईडी जो वो लेकर आए थे, वो ईमेल आईडी था rashid32, इसके अलावा क्रॉस 4 टाइम्स @hotmail.com, ये आईडी थी। आने के बाद उस आईडी पे वो काम करना शुरू करते हैं। अब उस आईडी के आईपी एड्रेस के ज़रिए वो चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब सिंपल सा आम जुबान में यही है कि वो जो मेल का सेंडर है या उसका लोकेशन है, कहाँ से भेजा और किसने भेजा, ये पता चल जाता है। तो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करना शुरू किया। शुरू में लगा कि ऐसे ही है ये सब कुछ, लेकिन जब उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया तो एक अजीब सी चीज़ पता चली। वो ये पता चला कि इस आईपी एड्रेस को दिल्ली में कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कैफ़े से यूज़ कर रहा है। जब उन्होंने इस कैफ़े के बारे में पता करना शुरू किया, जो पैटर्न देखा, पहला 1 फरवरी 2003 दिसंबर में वो कश्मीर से लौटे और 1 फरवरी 2003 को जब इस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो पता चला कि एक मेल किया गया है इससे, और ये मेल जो किया गया है वो पहाड़गंज के एक कैफ़े से किया गया है। 3 फरवरी को दूसरा मेल किया गया, वो दरियागंज के एक कैफ़े से किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद फिर 7 फरवरी को तीसरा मेल किया गया, इस बार मोती बाग से किया गया। फिर 2 दिन बाद 1-2 ऐसे ही मेल आए, लेकिन वो ये बता रहा था कि ये सारे मेल और जो सारे कैफ़े थे, जो भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में ये सारे लोकेशन आते हैं, तो वो सेंट्रल दिल्ली से कर रहा था। और हर बार वो लोकेशन बदल रहा था और एक के बाद दोबारा उस कैफ़े में जाता नहीं था। ये चीज़ें कान खड़े करने के लिए काफ़ी थी। प्रदीप कुशवाहा अपने बॉस यानी नीरज कुमार को इस बारे में बताते हैं
तो ये पैटर्न और ये देखकर उनको भी थोड़ा डाउट होता है। 2001 में ऑलरेडी पार्लियामेंट अटैक हो चुका है, ये एक एनकाउंटर में मारे गए टेररिस्ट की डायरी से ये मिला था ईमेल आईडी, तो उसको हल्के में भी नहीं ले सकते थे। इसके बाद इसकी फिर जांच करने की सीरियसली दिल्ली पुलिस ने फैसला किया, मतलब स्पेशल सेल ने। अब धीरे धीरे ये पता चला कि जो भी ये मेल कर रहा है वो एक कैफ़े में एक ही बार जाता है। उन तमाम कैफ़े का दौरा किया गया, वहाँ की सारी चीज़ें देखी गई। 2002 में सीसीटीवी और उन सबको लेकर इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इससे एक चीज़ पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद इस आईपी एड्रेस से कुछ धीरे धीरे करके मैसेजेस पढ़ने शुरू किए स्पेशल सेल की टीम ने। अलग अलग था, उसमें शुरू के जितने भी थे जो मेल लिखा जाता था वो ऐसा लगता था जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहा है। उसमें आई लव यू और यही सारी चीज़ें, तुम मेरी ज़िंदगी में आई, ज़िंदगी बदल गई, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये उस वक्त इसको एक कोड के तौर पे यूज़ किया जाता था। लेकिन जो पहला ये सारी चीज़ें जब लग रही थी, उसके बाद जो एक पहला मेल जिसको लगा कि ये कुछ ख़तरनाक है, वो जो आया था वो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक मैच के बारे में लिखा था कि आपके पास फुटबॉल है और इस फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हो, और मैच की तारीख आपको जल्दी बता देंगे। ये एक मेल था। इसके बाद फिर एक मेल आता है कि आपके ज़िम्मे है वहाँ सब कुछ, मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखना आपके ज़िम्मे है। कोई बात होगी तो क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये दूसरा आया। इसके बाद अगला आता है कि मैच का डेट फिक्स हो गया है, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 को तय हुआ है, टाइम वही है मैच का, बेस्ट ऑफ लक। अब इन सारे में कई जगह पे चाचू लिखा हुआ एक शब्द आ रहा था बार बार, सेंडर या रिसीवर में भी। तो उसको जब डिकोड करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये चाचू कोई और नहीं, दरअसल ज़कीउर रहमान लखवी है। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड 2008 मुंबई अटैक जो हुआ था उसमें उसका नाम, कंट्रोल रूम में वही बैठा हुआ वो सारे टेररिस्ट को जो ब्रीफ कर रहा था, जो कह रहा था कि चैनल देख देख के बता रहा था यहाँ वहाँ से बैठकर कि ऊपर हेली आ गया, मतलब हेलीकॉप्टर आ गया है, ग्रेनेड मारो, बम मारो, उसको यहाँ से गोली चलाओ, छत पे जाओ, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, दरवाजे से साइड होकर रहो। तो ये ज़कीउर रहमान लखवी था। तो जैसे ही ये हुआ कि ये चाचा ज़कीउर रहमान लखवी है तो फिर और टेंशन बढ़ गई। वो इसलिए कि ये फिर लश्कर का है और लश्कर कोई प्लान कर रहा है, और फुटबॉल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, तारीख तय, ग्राउंड तय, ये सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही थी। अभी अब तक सब कुछ चल रहा है, पुलिस अपनी तरफ से लगी हुई है। इसी दौरान में अचानक एक और मेल आता है। इस बार का मेल थोड़ा सा स्पेशल सेल का दिमाग घुमा कर रख देती है। वो इसलिए कि इस बार पूरा मेल जो था वो कोड में था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ फिगर थे। जैसे 0.7 02 5702 5603 02 8123 6797, ऐसे करके ये बस सिर्फ पूरा मैसेज है। अब इसमें एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ गिनती है। लेकिन गिनती भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके नहीं है, बल्कि वो अलग अलग उल्टा है। कभी कहीं पे 7 पहले, कहीं पे 9 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 5 है। अब जब ये आया तो पहली बार दिल्ली पुलिस को लगा कि इस मैसेज को अगर डिकोड नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। अभी तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सारे मेल पढ़ रही है, सब कुछ है, जो कोड वर्ड में वो लिख रहे हैं, जो फुटबॉल की बातें कर रहे हैं, ग्राउंड की बातें कर रहे हैं, मैच की बातें कर रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो मैसेज आया जो सिर्फ न्यूब्रिक उसमें था, वो समझ में नहीं आ रहा था, और इसी में सब कुछ राज छुपा हुआ था। अब तक दिल्ली पुलिस को ये तो पता था कि कुछ लश्कर दिल्ली में कुछ करने जा रही है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद अगले 1 साल के अंदर दिल्ली में कुछ हो जाता तो आप सोचे कि क्या होता। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको डिकोड कैसे करें।
स्पेशल सेल की पूरी टीम लगी, एक्सपर्ट से बात की गई। नीरज कुमार उस वक्त वो पुलिस कमिश्नर के पास गए, उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे मैसेज, इसको डिकोड यहाँ से नहीं हो रहा है, इनक्रिप्टेड है। तो लेकिन एक यूएस में है जो एक एक्सपर्ट जो इसको डिकोड कर सकता है। स्पेशल सेल ने इसको वहाँ भेजा, इस मैसेज को उन्होंने वापस वहाँ से अपने चार्ज बताए, वो बिल भेजा कि इतने पैसे लगेंगे। ये बिल इन्होंने नीरज कुमार जो उस वक्त डीसीपी थे स्पेशल सेल के, कमिश्नर को दिया। अब वो अच्छा खासा पैसा था, डॉलर में देना था। तो कहा गया कि भैया इतनी जल्दी अप्रूवल तो होगा नहीं, इसकी अब होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी, इन सबसे पहले लेना है, टाइम भी लगेगा। इधर टाइम भी कम था क्योंकि कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या होना है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब लगा कि यार ये तो होगा नहीं, और जब तक ये डिकोड नहीं होगा मैसेज, तब तक पता नहीं चलेगा कि आतंकवादी दिल्ली में करना क्या चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। इसी उधेड़-बुन में सब कुछ चल रहा था। प्रदीप कुशवाहा खुद चूँकि एक जानकार थे कंप्यूटर, इन चीज़ों को वो अपनी तरफ से लगे हुए थे, लेकिन वो भी इस कोड को डिकोड करने में नाकाम थे। इधर पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी सरकार की तरफ से कि डॉलर में पैसे मिलेंगे। ये कई बार कई चीज़ें आती हैं कि इस तरह की चीज़ों में भी मुश्किल आती है। ये सारी चीज़ें चल रही थी कि तभी अचानक उन्नीस या 20 फरवरी 2003 की बात है। प्रमोद कुशवाहा के दफ्तर में उनका एक दोस्त आता है जो स्कूल टाइम का फ्रेंड था, दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन इधर वो बेरोज़गार था, कोई काम वाम नहीं मिल रहा था। तो वो दिल्ली आया। प्रमोद कुशवाहा बेशक एसीपी हैं, लेकिन स्कूल और इन सब की दोस्ती आप समझते हैं कि वहाँ ये सब कोई चीज़ नहीं होती कि ये बड़ा आदमी हो गया, ये पुलिस वाला हो गया, ये ताकतवर हो गया। तो एक दोस्त का हक ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सीधा पहुँच गया प्रमोद कुशवाहा से मिलने। प्रमोद कुशवाहा उस वक्त परेशान इसलिए कि ये केस वो हैंडल कर रहे हैं, और इस खतरे का भी अंदाज़ा है कि पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक मैसेज है जो कोड में है, उसको डिकोड करना है, और पुलिस या मंत्रालय पैसे नहीं दे रही है, परमिशन नहीं दे रही कि उसको यूएस भेज सकें और फटाफट उसको डिकोड करें ताकि पता चले। इसी परेशानी के दौरान उनका दोस्त उनके पास दफ्तर पहुंचता है। विवेक ठाकुर नाम प्रदीप कुशवाहा के दोस्त का, जो स्कूल का फ्रेंड है। तो बातचीत में थोड़ी देर में विवेक ठाकुर को एहसास हो जाता है कि उसका दोस्त परेशान है। तो पूछता है क्या है, तो बताते हैं कि चूँकि दोस्त है कि यार एक ऐसे ऐसे, और ये भी पता था कि ये भी कंप्यूटर का जानकार है जो दोस्त है। तो एक मैसेज है जिसको डिकोड नहीं हो पा रहा है, मंत्रालय परमिशन नहीं दे रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं डॉलर में। तो जो दोस्त है विवेक ठाकुर, वो अचानक कहता है कि वो है क्या मैसेज, मुझे दिखाओ, मैं ट्राई करता हूँ। तो विवेक कुशवाहा अनमने मन से कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, मैंने पूरा ट्राई कर लिया। बोलता कोई नहीं, मुझे दो। वो उसको दे देते हैं, जबकि बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन दोस्त है, वो उसमें लग जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं। बार बार वो कहता है कि बस मैं इसको कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, लेकिन हो नहीं रहा है। इधर नीरज कुमार परेशान है कि क्या हुआ, क्योंकि वक्त नहीं है। वो प्रमोद कुशवाहा से पूछ रहे हैं, प्रमोद कुशवाहा बाकी और भी एक्सपर्ट से लगातार संपर्क में है, लेकिन मैसेज डिकोड नहीं हो रहा है। इस दौरान में लगभग शाम हो जाती है। प्रमोद कुशवाहा अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और उनको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है जो आईटीओ पे है, और उस वक्त इनका दफ्तर अशोक विहार था, और शाम के टाइम में ट्रैफिक तब भी दिल्ली में थी। तो नीरज कुमार उनको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाते हैं कि आओ कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अशोक कुशवाहा, जो प्रदीप कुशवाहा है, वो अपने दफ्तर से निकलने लगते हैं कि जा रहे हैं। दोस्त उनका विवेक ठाकुर उस वक्त जब वो कमरे से बाहर आते हैं तब भी वो हैरान हो जाते हैं कि वो बैठा हुआ है कागज़ लेकर, और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पूछते हैं क्या हुआ, बोला हुआ नहीं है लेकिन कर दूंगा। तो ये भी कहते हैं चिढ़ के कि जब तक हो ना जाए मत बताओ कि कर दूंगा। तो बोला नहीं, मैं नज़दीक हूँ, कर दूंगा। तो वो प्रदीप कुशवाहा कहते हैं कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। तो कहता मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगले 40-45 मिनट में इसको डिकोड कर दूंगा। लगभग उतनी ही देर का सफ़र था। प्रदीप कुशवाहा अपने दोस्त को बैठा लेते हैं गाड़ी में। ट्रैफिक के बीच में पहुंचते पहुंचते पुलिस हेडक्वार्टर आ जाता है। तब तक कुछ नहीं होता है। गाड़ी से दोनों उतरते हैं, तब भी वो लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी से उतर के पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ी चढ़ते हैं, अचानक विवेक ठाकुर ज़ोर से चीखता और कहता मैंने कर दिया। प्रमोद कुशवाहा को यकीन नहीं होता। फिर बताते हैं क्या है ये, तो वो फिर बताता है। जो उसने पूरा बताया वो ये था कि जो फिगर था उसका एक टर्म था,
उसने कहा कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है और उसमें सिर्फ नंबर हैं, ये एक्चुअली ये नंबर इस तरीके से काम कर रहा है कि 0 जो है इन्होंने वो अंग्रेज़ी के ए शब्द के लिए लिया है, 1 जो है वो बी के लिए लिया है, 2 जो है वो सी के लिए लिया है। इस तरीके से ये जे तक जाते हैं 9 नंबर। जैसे ही के आता है वो 0 हो जाता है, फिर जो एल होगा वो 1 हो जाएगा, फिर एम होगा वो 2 हो जाएगा, इसके बाद जैसे ही यू आएगा फिर वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में वो जो नंबर था वो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट था, लेकिन उन्होंने उसमें भी बीच में किया था कि 9 शब्द के बाद वो फिर से 0 होता और फिर से चालू होता था। तो इन शब्द को ले लिया, लेकिन उस पूरे कोड में हर शब्द के बाद बाकी कुछ नहीं था। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके साथ एक पॉइंट लगा हुआ था, बिंदी। उसके बाद जब उसने उसको डिकोड किया और अंडरलाइन किया तो वो नाम आया INDIAGATES, इंडिया गेट्स लिखा था एक्चुअली, वो शायद एक स्पेलिंग का उनका मिस्टेक था। तो आया इंडिया गेट, और जो दूसरा आया उभर कर वो आया 25 फरवरी 2003। तो इनका टारगेट था इंडिया गेट, और 25 फरवरी को इंडिया गेट पे टेरर अटैक करना था। और इंडिया गेट से उस पार्लियामेंट की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगी। तो सोचिए कि दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फरवरी 2003 में, यानी सिर्फ 14 महीने के बाद उसी पार्लियामेंट से बिल्कुल करीब इंडिया गेट पे एक बड़ा अटैक करना था। और उन्होंने इंडिया गेट को इसलिए चुना, उस वक्त इंडिया गेट के आसपास दिल्ली में हमेशा आप 12 महीने चले जाइए, 365 दिन, सुबह हो या शाम हो, टूरिस्ट जो बाहर से भी आते हैं घूमने के लिए, लोकल लोग भी, वो इंडिया गेट के आपके आसपास 2-3 हज़ार की तादाद में तो हर वक्त मिल जाएंगे, हर वक्त, चाहे आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। और उस वक्त वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। और इंडिया गेट का मैंने शुरू में जैसे कहा कि आप बिल्कुल जाके छू सकते थे उसकी, इंडिया गेट की दीवारों को। तो वहाँ पे इतनी भीड़ के बीच में, और इस एक मॉन्यूमेंट जो एक वॉर मेमोरियल है, जो 70,000 लोगों की निशानी है, उसको देखते हुए वहाँ पे एक टेरर अटैक करना, ये अपने आप में एक मतलब बहुत ऐसी चीज़ होती कि जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली थर्राती, बल्कि जब दिल्ली में इस तरह की या किसी ऐसे कैपिटल में होता है तो पूरे वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ जाती है, तो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती है। तो उनका टारगेट ये था। अब जब ये टारगेट खुलासा हुआ, इसके बाद प्रदीप कुशवाहा यकीन हुआ कि हाँ यही है इसका कोड, जो डिकोड, तो वो खुशी के बारे भागते हुए नीरज कुमार के पास पहुंचते हैं। नीरज कुमार को बताते हैं कि इस कोड का डिकोड ये है। और एक बेरोज़गार दोस्त जो मिलने आया था यूं ही नौकरी के लिए, वो काम कर देता है जिसके लिए गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन्होंने बजट या डॉलर देने से मना कर दिया था कि अभी इसमें लंबा प्रोसेस है। और उसको एक आम इंसान ने उसको डिकोड करके, सोचिए आप दिल्ली को कैसे बचाया। नीरज कुमार फिर खुश हुए, फिर उन्होंने फ़ौरन ये जानकारी कमिश्नर को दी। और ये बात थी 21 फरवरी की, हाँ 21 फरवरी को हुआ था, रात तक हुई थी। 22 फरवरी को ये होम मिनिस्ट्री को सारी खबर दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। शाम को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें नीरज कुमार को बुलाया गया। ये लोग पहुँचे, उन्होंने पूरा जो मेल का चेन था, जो मैसेज था, जो कोड जिसको डिकोड किया, सारी चीज़ें सामने रखी। 22 की रात को ये मीटिंग चली रात तक, और उसी के बाद कहा गया कि कोई रिस्क नहीं लेंगे। 23 तारीख को सुबह जब दिल्ली सोकर उठी और दिल्ली के लोग इंडिया गेट पहुंचे, तो पहली बार उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट का नक्शा बदला हुआ देखा। वो इसलिए कि 23 की सुबह सुबह ही आर्मी को इंडिया गेट के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया था, बाकायदा LMG लाइट मशीन गन और ये सारी चीज़ें लेकर। और इंडिया गेट के बिल्कुल करीब जाने पे आम लोगों की मनाही हो गई, तो एक बैरिकेडिंग कर दी गई, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया और इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये 23 फरवरी 2003 की बात है। आज भी इंडिया गेट की सुरक्षा वैसी ही है। ये तो कहानी का एक पहलू। दूसरा ये कि जैसे ही 23 तारीख को आर्मी वहाँ डिप्लॉय की गई और इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ी, उसके बाद उसी दिन शाम से ये जो मेल आईडी प्रदीप कुशवाहा कश्मीर से लेकर आए थे एक मरे हुए आतंकवादी की डायरी से, उस शाम के बाद
उस मेल आईडी पे दोबारा कभी कोई मेल नहीं आया। वो मेल, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो यही माना गया कि जब इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई तो लखवी को, जो इसमें मुहिम में लगे हुए थे सारे टेररिस्ट, उनको इस बात की जानकारी मिल गई कि एजेंसी को, पुलिस को, सरकार को ये बात पता चल गई है कि इंडिया गेट निशाने पे है, उनका कोड जो है वो डिकोड हो गया है, तो अब रिस्क है। और इसीलिए उन्होंने अपना ये ऑपरेशन वहीं पे रोक दिया और इस मेल आईडी को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके बाद 23 फरवरी के बाद कभी भी इस मेल आईडी पे कोई दूसरा मेल नहीं आया। तो इस तरीके से एक छोटी सी मेल आईडी, एक दिल्ली का पुलिस अफसर जो किसी और केस की जांच के लिए कश्मीर जाता है, उसको एक मेल आईडी मिलती है, दिल्ली आता है, उसको चेक करता है, और कैसे एक दोस्त उसको डिकोड करता है और दिल्ली में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने से बच जाता है। ये अपने आप में एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का नमूना थी। तो ये थी कहानी पूरी। अब आसिम बैठा हुआ है, फटाफट आसिम सवाल बताओ। सर अमित हैं, बोल रहे हैं सर क्या इस तरीके के और भी ऐसे केसेस हैं दिल्ली पुलिस ने सॉल्व किए जो कभी आम जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं? अमित साहब ऐसे भरे पड़े हैं, कहानियाँ बेशुमार हैं। दिल्ली पुलिस क्या, पूरे देश की इन्वेस्टिगेशन के एक से एक नायाब किस्से हैं। जो हम पुलिस की बुराई करते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन कई बार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से जो जांच करती है, वो किस्से कहानियाँ सुनने लायक हैं। कि कैसे एक मुहावरा है कि बाल से खाल निकालना, कैसे एक रेत के सिर्फ मुट्ठी भर रेत से आप पूरा केस खोल देते हैं, एक टूटे हुए बाल से आप कातिल तक पहुंच जाते हैं, कदमों के निशान से आप किसी केस को सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, कभी मौका मिला तो धीरे धीरे बारी बारी आपको ज़रूर सुनाओ। जायसवाल ने बोल रहे सर कि देवेंद्र सिंह के मामले में भी कुछ इसी तरीके का केस हुआ था कि वो भी हो सकता है हमारे देश की किसी एजेंसी के हों और हमें ये चीज़ ना पता। मैंने ये बात पहले भी कही है, डिटेल में कही है कि देवेंद्र सिंह को लेके इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो हमारी एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। और 2004 का अफजल गुरु का वो जो है, और उसके बाद अब गिरफ्तारी, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वही है कि जब तक जांच में सारी चीज़ें सामने ना आ जाए, लेकिन ये शक इसलिए पैदा करता है क्योंकि ये अब लगभग मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जिस दिन उसको गिरफ्तार किया गया था उसके मुंह से पहला शब्द यही निकला था कि साहब गेम ख़राब मत करो। तो एक ये लाइन वही बोल सकता है जो किसी ऑपरेशन पे जा रहा हो और उसे लगता है कि गेम ख़राब किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सर अब्दुल वाहिद पूछ रहे हैं कि क्या सर उस बेरोजगार दोस्त को गवर्नमेंट ने कुछ जॉब दी या उसको कुछ कहीं से सम्मानित किया गया? नहीं, उसके बाद ये पता है कि उसकी अपने आप अच्छे से ढंग से नौकरी लग गई थी, शायद प्रदीप कुशवाहा जी ने उसमें मदद की हो, लेकिन फोर्स में और इसमें नहीं। लेकिन यह है कि किस तरीके से एक उम्मीद की किरण बन के आया, किस तरीके से एक जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, एक दोस्त आता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी कहीं से भी कुछ चमत्कार हो सकता है। ये कहानी उसका एक एग्जाम्पल है। सर कृष्णा ठाकुर बोल रहे हैं कि सर जो ये कहानी थी उसके बाद उस आदमी का कभी पब्लिकली सार्वजनिक तौर पे किसी तरीके से आपने उनको मिलने की कोशिश, मिले हैं आप क्या उनसे? नहीं, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक बार प्रदीप कुशवाहा साहब से बात करने की और पता करने की कि उनका ये दोस्त है कहाँ। और जिस दिन मिले तो मैं ये भी कोशिश करूँगा अगर दिल्ली आसपास में है तो कि मैं उनको यहाँ तक लेकर आऊँ और आप लोगों से मिलाऊँ, क्योंकि मुझे भी वाकई बड़ी मतलब एक तो फ़ख्र भी होता है कि ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो इस तरीके से काम कर सकते हैं। सर राजकुमारी हैं, बोल रही है कि सर जो उन्होंने ईमेल एड्रेस हैक किया तो उन टेररिस्ट तक को कैसे नहीं पता चला कि उनका ईमेल एड्रेस हैक हो चुका? वो भी अपने टेक्निकल सर्वेलेंस पे ध्यान देते हैं। उस वक्त ऐसा था कि राजकुमारी जी जब इन्होंने ये सारी IP एड्रेस लिया था तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार चोर आगे होता 2 कदम, कई बार हम पुलिस वाले भी आगे होते हैं। तो उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो लगातार, और चूँकि वो कैफ़े बदल रहे थे तो वो जो मैसेज भेज रहे थे वो सारा यहाँ ट्रैक हो रहा था और ट्रेस कर रहे थे, उस पर ऑलरेडी उनकी नज़र थी, इसलिए पता चल रहा था। इधर से पुलिस को मैसेज उस पर भेज नहीं रही थी तो कोई डाउट ही नहीं था कि उनको कुछ पता चले। सर अर्जुन पोरवाल हैं, बोल रहे हैं सर प्लीज विश माय मॉम डैड हैप्पी एनिवर्सरी। अरविंद पोरवाल और रंजना गुप्ता जी। अरविंद पोरवाल जी, रंजना गुप्ता जी, दिल से आपको बहुत बहुत आपकी एनिवर्सरी की हार्दिक बधाइयाँ। हमेशा आप लोग खुश रहें और अच्छे रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें। सर जितेंद्र कुमार बोल रहे हैं होम मिनिस्ट्री के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को फाइनेंशियल सैंक्शन करने की पावर होनी चाहिए। कौन है? जितेंद्र कुमार साहब, बिल्कुल होनी चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ों को देखते हुए, हालात को देखते हुए। लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक ही स्टेट की पुलिस या एक ही शहर की पुलिस, अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई किसी काम में लगा हुआ है तो दूसरे को लगता है कि यार ये ऐसे ही है, इसमें कुछ होगा नहीं,
खामखा परेशान हो रहे, इसमें क्या है, मेल आईडी में कुछ वैसे ही मैसेज होगा। तो इस चक्कर में भी कई बार कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तालमेल की कमी होती है। दूसरा अपना सरकारी सिस्टम और काम जैसे होता है, आपको पता है कि आपको डॉलर में पैसे लेने हैं, अप्रूवल चाहिए, बजट चाहिए, क्योंकि ये बजट तो उसमें है नहीं आपके शामिल, तो उसके लिए फिर फाइलें आगे बढ़ेंगी। और फाइलें भी वैसी ही आगे बढ़ेंगी जैसे सरकारी, आपने फिल्मों में बाकी जगह देखा होगा, पहले एक लिखेगा, फिर वो दूसरे को साइन करेगा, फिर वो अपने सीनियर के पास जाएगा। तो होम मिनिस्ट्री जाने से पहले दिल्ली पुलिस में ही मेरे ख्याल में 2-4 लोगों को साइन करके देना पड़ेगा, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, फिर होम मिनिस्ट्री में अब अलग अलग बाबू लेकर जाएंगे, फिर वापस आएगा। तो ये सारी चीज़ें तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सर भीष्म जयंतीलाल ने बोल रहे हैं कि सर वो इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, फ्री टाइम में आपकी कहानी सुनते हैं, आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगती है, फ्री टाइम में जब घर की आता है तो आपकी कहानी सुनते हैं। भीष्म जयंतीलाल जी, दिल से शुक्रिया आपका। और आप लंदन में हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस ये है कि जब आप फ्री टाइम हो, आपने वैसे ही कहा, तभी आप सुने। लंदन में तो वैसे भी ट्रैफिक के रूल और सख्त होंगे, हमारे यहाँ तो थोड़ा बहुत चल जाता है भाई भतीजावाद, थोड़ा धौंस दिखाकर थोड़ा, ये बस सारे लोग अपना काम निकाल लेते हैं। और दिल्ली में भी बहुत है ये कि अबे तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन ये गलत है, होनी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि लंदन में कम से कम सख्त होगा ट्रैफिक रूल। सर श्रेया सक्सेना बोल रहे हैं कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि अमरोहा की शबनम की फांसी का क्या हुआ। श्रेया सक्सेना जी, थैंक यू वेरी मच। अमरोहा के मैंने अभी लास्ट वीक बताया था, सुप्रीम कोर्ट में ये गया था कि जो शबनम है उसका जेल के अंदर बड़ा अच्छा उसका बिहेवियर रहा है, उसको देखते हुए उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उस दिन अपना कहा था कि किसी के चाल चलन को जेल के अंदर उसके अच्छे कामों को देखते हुए उसके पुराने जुर्मों से नज़रें फेर लें, ये सही नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है, जो फैसला है, वो रिज़र्व रखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस वीक शबनम पे सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए। और जिस दिन आएगा, मेरी भी इसमें बहुत जिज्ञासा है जानने की कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो मैं फ़ौरन आपको ज़रूर उसी दिन बताऊँगा। सर शहजाद ट्यूटोरियल ने बोल रहा है सर वो पाकिस्तान से हैं, आपके सारे एपिसोड डाउनलोड करके देखना है, पहली बार लाइव देखना। शहजाद ट्यूटोरियल साहब, थैंक यू वेरी मच, दिल से शुक्रिया। और आप देखते हैं और सराहते भी हैं, तो बस इसी तरह देखते रहें, जहाँ कमियाँ हो बताते रहें। सर अंजना सिंह है, बोल रही हैं कि वो डॉक्टर हैं, आपकी कहानी रेगुलर सुनती हैं, संडे को नहीं आती तो उनको नींद आने में प्रॉब्लम होती है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, एक बार उनका नाम लीजिए। डॉक्टर अंजना सिंह जी, आप डॉक्टर हैं तो इसलिए आपको बेहतर पता होगा कि लत बुरी चीज़ें होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन नींद ना आए। और संडे वैसे भी छुट्टी का दिन होता है, तो संडे एंजॉय कीजिए। और बस जब जब मौका मिलता है तब तब मैं एक संडे ही छोड़ता हूँ शायद मैं, चूँकि सैटरडे भी मैं रिकॉर्ड ही कर देता हूँ। और मुझे लगता है एक आध दिन बीच में एब्सेंट होना ज़रूरी है, ताकि फिर आप लोग जल्दी बोर ना हो जाए। सर अशोक मिश्रा पूछें कि इस पूरे मामले में किसी आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई थी। अशोक मिश्रा जी, इस पूरे मामले में मैंने आपको बताया कि 23 फरवरी 2003 को जैसे इंडिया गेट की सिक्योरिटी बढ़ी, आर्मी वहाँ लगाई गई, उसके बाद शाम होने के बाद से फिर दोबारा कभी ये मेल एक्टिव नहीं हुआ, ये आईडी। और इस पूरे मामले में कौन था वो शख्स जो अलग अलग दिल्ली के कैफ़े, साइबर कैफ़े में जाकर मेल करता था, बातें करता था, और वो कौन टेररिस्ट थे जो यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए आए थे, ये राज आज भी राज है। उनमें से किसी का चेहरा, किसी का नाम, सिर्फ एक लखवी को छोड़ दें तो उसके अलावा किसी का सामने नहीं आया, तो पकड़े जाने का फिर सवाल ही नहीं है। सर संदीप हैं, बोल रहे हैं कि सर जो निर्भया केस में मर्सी पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उसमें रिजेक्शन देते हुए प्रेसिडेंट ने क्या कहा। संदीप साहब, जो मर्सी पिटीशन का रिजेक्शन जो रीज़न है, वो मैंने उस दिन भी पता करने की कोशिश की थी, AP सिंह जो वकील हैं मुकेश के, लेकिन शायद उनके पास भी वो पहुंचा नहीं, उनको मिला नहीं है कोर्ट से। तो वो एक बार मिलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक पहली बार जो स्टेट दिल्ली की सरकार के जो उसमें लिखा था सत्येंद्र जैन ने, उसमें यही था कि इन लोगों ने जिस तरीके का काम किया है वो गैर इंसानी है, हैवानों जैसा है, इसलिए इनके साथ रहम और दया बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सर न्यूज़ ज़ेब्रा है, बोल रहे हैं सर 2001-2 में मंकी मैन जो बहुत मशहूर हुआ था, उसकी अफवाहों के बारे में कब कहानी बताएंगे। न्यूज़ ज़ेब्रा साहब, 2001-2 के मंकी मैन में बिल्कुल पहले भी कई लोगों ने कहा, मैं सुनाऊंगा। मेरे क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में अगर बहुत सारी सीरियस चीज़ें हैं तो कुछ कॉमेडी भी है, उसमें से ये मंकी मैन एक कॉमेडी है। मुझे याद है आज भी कि एक रात हम बहुत सारे रिपोर्टर को वॉकी टॉकी, उस वक्त नया नया मोबाइल
तो था, लेकिन ये था कि कई जगह पे काम नहीं कर रहा था, तो वॉकी टॉकी मंगाया गया ऑफिस में, और वॉकी टॉकी के साथ हर रिपोर्टर को रात को निकाला गया था कि अलग अलग जहाँ जहाँ पे इन मंकियों का आतंक है वहाँ वहाँ जाओ, उन छतों पे जाओ, शूट करो, घूमो। और डर भी था, जिस तरीके से कहानियाँ आ रही थी, बंदर आता है, हमला करता है, भाग जाता है। लेकिन कुल मिला के कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, सिर्फ अफवाहें ही निकली थी सब कुछ। बट वो पूरी कहानी क्या थी किसी दिन डिटेल में सुनाता हूँ आपको। सर रजत अवनीत हैं, बोल रहे हैं सर नवा जेल ब्रेक की कहानी भी सुनाइए। ठीक है रजत साहब, मैं आपको नवा जेल ब्रेक की कहानी भी सुनाता हूँ जल्दी। सर हर्षित श्रीवास्तव में उनका आज बर्थडे है। हर्षित श्रीवास्तव साहब हैप्पी बर्थडे, हमेशा अच्छे रहिए आप और खुश रहिए। सर चलो लास्ट बताओ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। शशांक शेखर, शशांक शेखर साहब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 1986 में जैसा मैंने आपको बनाया, हाँ इसमें कुछ जानकारी है। एक राजवीर सिंह जिनकी मैंने आपको कहानी सुनाई, वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में ही रहे थे, जिनका बाद में कत्ल हो गया, एक प्रॉपर्टी डीलर ने किया था। अशोक चांद इसके डीसीपी रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें देखती है ज़्यादातर। पार्लियामेंट अटैक, इसके अलावा दिसंबर में रेड फोर्ट लाल किला पे हमला हुआ था जिसमें 2 अपने आर्मी के लोग मारे गए थे, उस केस को, इसके अलावा दिल्ली में जितने भी सीरियल ब्लास्ट हुए उस केस को, इवन जो शेर सिंह राणा फूलन देवी वाला केस था उसको, देन आपके जितने भी गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव से लेके ब्रजेश सिंह जिनका दिल्ली से रिश्ता रहा, मुख्तार अंसारी, उन सब की जांच स्पेशल सेल ने की है। तो कभी स्पेशल सेल की पूरी हिस्ट्री, पूरा इनका जो शिजरा है, सारी चीज़ें हैं, कभी डिटेल में आपको सुनाता हूँ। आज इतना ही, फिर तो कल मुलाकात होगी आपसे रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।